Hello students, welcome to Organic Chemistry class for MSc फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें हमने हेमेट रिलेशनशिप पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हेमेट रिलेशनशिप क्या करते थे, क्वांटिफाई करते थे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेमेट ने अपने स्टडी में जो रेफरेंस एग्जाम्पल लिया था, जो रेफरेंस रिएक्शन लिया था, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड लिया था। फिर को रिलेट किया था दूसरे रिएक्शंस के साथ जो लीनियरली रिलेट होते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसीडर किया और स्टीरिक इफेक्ट को उसने नेगलेक्ट किया। तो हमें जो हेमेट इक्वेशन था उसमें हमें दो पैरामीटर दिए जो कि सिग्मा था। सिग्मा का मतलब ये था कि ये सब्स्टिट्यूएंट पैरामीटर्स था, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड था। तो वहाँ पे जो उन्होंने रिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट रखा था वो हाइड्रोजन रखा था, है ना। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया था। अगर सिग्मा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप्स आपने जो एक्स ग्रुप्स यहाँ अटैच किए, दे आर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन बेंजोइक एसिड को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। तो उस समय सिग्मा का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलता था। और सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव कब आते हैं, इसका मतलब है कि जो आपने ग्रुप अटैच किया, दे आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड को क्या करते थे, डिक्रीज करते थे। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि और एक कांस्टेंट जो रो था, रो का मतलब क्या था, रो था रिएक्शन कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमने देखा एक सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते थे तो जो स्लोप है, स्लोप मीन्स रो जो है उसका वैल्यू क्या आता था, पॉजिटिव आता था। इसका मतलब ये था कि अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, हाई होते हैं एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेप, है ना, या एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, उस समय रो का वैल्यू क्या आता था, पॉजिटिव आता था। ठीक। और रो का वैल्यू अगर रो का जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब आता था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते थे। तो फिर हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ट्रांजिशन स्टेट या इन द reaction intermediate is less than as compared to the starting material, यानी उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांजिशन स्टेट में कम होता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, तो उस समय रो का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो हमने यहाँ पे इतना देखा कि सिर्फ ये इसमें क्या करते थे, आपको कौन सा इफेक्ट, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही कंसिडर करते थे, या तो रेजोनेंस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट को टोटली यहाँ इग्नोर करते थे, क्योंकि अगर हम आर्थोबेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप क्या होते थे, फेल होते थे। तो हेमेट ने इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया था। ठीक है। तो हम इसी हेमेट इक्वेशंस के इसमें जो ड्रॉबैक थे उसने स्टीरिक इफेक्ट को इग्नोर किया। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम कैसे स्टीरिक इफेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए और एक रिलेशनशिप है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो है टेफ इक्वेशन, इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ हेमेट इक्वेशन।
ये टेफ इक्वेशन भी लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप है. It is used in the study of reaction mechanism and in the development of quantitative structure activity relationship for organic compound, जो हमने हेमिट रिलेशनशिप में पढ़ा था. ये रोबोट टैफ ने दिया था इन 1952, किसको मॉडिफाई करके, हेमिट इक्वेशन को मॉडिफाई करके. तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने हेमिट इक्वेशन को आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज किया. तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं. यानी जो हेमिट पैरामीटर थे सिर्फ फील्ड इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस इफेक्ट को ही कंसिडर करते थे. मीन्स पोलर नेचर को ही, पोलर नेचर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही कंसिडर करते थे. स्टीरिक इफेक्ट को क्या करते थे, इग्नोर करते थे. अब इसी को मॉडिफाई करके क्या किया, टैफ ने डिफरेंट पैरामीटर डेवलप किए in order to account for polar nature of the substituent as well as steric nature of the substituent. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिग्मा स्टार टैप्स पोलर सब्स्टिट्यूएंट पैरामीटर मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही कंसिडर करेगा. और ई एस टैप्स स्टीरिक पैरामीटर जो कि स्टीरिक इफेक्ट को कंसिडर करेगा. तो ये सिग्मा स्टार और ई एस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. जैसे हेमेट ने क्या यूज़ किया था एज ए रेफरेंस रिएक्शन के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड. तो यहाँ हमारा रेफरेंस है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टेट. यहाँ पे जो आपको एक एस्टर ग्रुप रखा है, यहाँ आर है ना, आर की जगह अगर हम मिथाइल रखते हैं तो मिथाइल एस्टेट बनेगा. तो यही मिथाइल एस्टेट क्या था, आपका रेफरेंस रिएक्शन था. फिर हम आर को चेंज करते थे, इथाइल देते थे, हाइड्रोजन देते थे, आइसोप्रोपाइल देते, जो भी आपको ग्रुप स्टडी करना है वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं सिमिलर टू बेंजोइक एसिड, जहाँ एक्स की जगह हम एच लगाते थे, फिर विद रेस्पेक्ट टू एच वहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते थे. यहाँ पे हमें मिथाइल या आर की जगह मिथाइल रखना है. फिर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट. ठीक है. तो हमें पता है सिंपल सा रिएक्शन है. तो यहाँ पे आपका एस्टर है, फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा. सिंपल सा रिएक्शन. अब आपको ये भी पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है या तो एसिड कैटेलाइज होता है इन एस्टरिफिकेशन में या बेस कैटेलाइज्ड होता है. तो हम देखते हैं पहले एसिड कैटेलाइज रिएक्शन को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, क्या इसका मैकेनिज्म होगा. तो हम मिथाइल एस्टेट के ही मैकेनिज्म को पहले फॉलो करेंगे. आपका से फॉर एग्जांपल ये मिथाइल एस्टेट का है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एसिड, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी एसिडिक कंडीशन में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. तो वहाँ ये लोन पेयर पे अटैक करेगा आपका प्रोटॉन. तो एक प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा CH3. तो यहाँ डबल बॉन्ड O पे H आएगा. अब इसमें फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. फिर O फिर CH3. अब ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है. एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हुआ तो हमेशा ये बहुत फास्ट स्टेप होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे कार्बन की जो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है ये इस कार्बन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बन जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो यहाँ पे अब कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा. क्योंकि हमारा एसिडिक कंडीशन है. तो एसिडिक कंडीशन में OH नेगेटिव तो है नहीं जो यहाँ अटैक करेगा. तो यहाँ वाटर ही यहाँ पे अटैक करेगा. तो क्या हो जाएगा CH3 O पे OH आएगा. और यहाँ से आपका सॉरी यहाँ O है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे वाटर है
है ना। OH को ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो स्टेप होता है ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, यही होता है रे डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। से अगर हम अब यहाँ हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ए बन जाएगा ये, और ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है इस रिएक्शन को लिखना, सिर्फ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 OH है, और यहाँ पे O है, CH3 है। अब यहाँ पे H आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OH रहा। ठीक है। इसी तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। हमारा मेन स्टेप तो हो गया, ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आएगा फिर OH है अपना, और यहाँ से CH3OH निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अभी H है, फिर डीप्रोटोनेट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, ये मैकेनिज्म जो आमतौर पर हम कहते हैं ये फॉलो होता है। अब इसमें पहला ये वाला स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं था। अब हमने ए से जब ये बी में जा रहा था इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप था। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है कि नहीं है। देखो यहाँ पे हमने जो CH3 लिया R की जगह, यह इसीलिए हमारा क्या बन गया, रेफरेंस रिएक्शन बन गया इन टेफ्ट इक्वेशन में। ठीक है। अगर हम A और B को कंपेयर करते हैं, दोनों में एक प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है दोनों में, और दोनों टेट्राहेड्रल कैरेक्टर है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का कोई चक्कर नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ हम बेंजोइक एसिड में क्या होते थे, जो ही प्रोटॉन लॉस होता था तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव यानी बेंजोएट एनाइन बनता था, और उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। अब यहाँ देखिए ए और बी में कोई ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे CH3 की जगह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखेंगे उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल और अब इसके ट्रांजिशन स्टेट का जो नेचर है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट या जो आपका हैमेट रिलेशनशिप था वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। अब इस CH3 की जगह जो हमारा रेफरेंस रिएक्शन था, इस CH3 की जगह मैं हाइड्रोजन यहाँ पे रखता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन रखता हूँ। अब मैं CH3 को चेंज कर रहा हूँ, अपने रेफरेंस रिएक्शन के मिथाइल को हम चेंज करते जाएंगे, हाइड्रोजन रखता हूँ, तो क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर। ठीक है। हाँ ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये साइज़ छोटा हो गया। अब वाटर इस स्टार्टिंग मटेरियल पे आपका इजीली अटैक कर पाएगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस CH3 की जगह में आइसोप्रोपाइल यानी थोड़ा इससे भी बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये वाला साइज़ और बल्कि हो जाएगा आपका मिथाइल, ये वाला और बल्कि हो जाएगा, और बल्कि साइज़। तो यहाँ वाटर इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। से इससे भी मैं टर्शरी ब्यूटेल, उससे भी एक बड़ा ग्रुप यहाँ CH3 की जगह पर डाल देता हूँ, तो यहाँ वाटर की एंट्री अब ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, आपके पोलर इफेक्ट का कोई असर नहीं है, एक्सेप्ट स्टीरिक इफेक्ट जो भी यहाँ रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, स्टीरिक इफेक्ट का रोल ज़्यादा है। किस में, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टर या एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ हम एस्टर ही बोलेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे जो काइनेटिक्स को कंट्रोल कर रहा है कौन है, वो है आपका स्टीरिक फैक्टर।
जितना आप बल्कि ग्रुप लगाते जाएंगे एज कंपेयर टू मिथाइल, हमेशा मिथाइल, वहाँ हम हेमर इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ रिलेट करते थे, यहाँ पे मिथाइल के साथ रिलेट करना है। तो जितना बल्कि होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जितना कम साइज का होगा, कम बल्कि होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज it facilitate the attack of nucleophile on the carbon electrophilic carbon atom। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने जाना है कि मेन किसका रोल है काइनेटिक्स पे, काइनेटिक्स पे मेन कंट्रोल किसका है, आपकी स्टीरिक का है, न कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का है इन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अब हमारे पास जो आपका हमने कहा था एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था टेफ ने, ES, वो अब यहाँ पे आएगा। तो ES किसके बराबर होगा, log ऑफ KS, रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूटेड आपका एस्टर विद रेस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट फॉर मिथाइल एस्टेट, है ना। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अब यहाँ से सीधे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखो log ऑफ KS डिवाइडेड बाई KH3, इसका मतलब क्या होता है, log ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, log ऑफ KS माइनस log ऑफ KCH3, है ना, इज इक्वल टू ES है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें log KS का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू log ऑफ KCH3, तो ES का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर KCH3 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ES का वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर हम बल्कि ग्रुप रखते हैं, अगर हम हाइड्रोलिसिस में CH3 डबल बॉन्ड O CH3 था ना, तो अगर हम यहाँ पे एक बल्कि सा ग्रुप रखते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे तो यहाँ बताइए अब यहाँ पे सॉरी मैंने यूज़ किया इथाइल एस्टेट, जबकि हमारे ये है मिथाइल एस्टेट। तो यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि हमने जो रेफरेंस रिएक्शन लिया, शायद मैंने बार बार इथाइल एस्टेट की बात की, हम यहाँ पे लेते हैं मिथाइल एस्टेट एज ए रेफरेंस रिएक्शन। तो अगर हम इस CH3 को मोर बल्कि ग्रुप लगाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मीन्स KS का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। KS का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ES किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो याद रखना जितना हम बल्कि ग्रुप लगाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे लेस बल्कियर देन CH3 इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बढ़ जाएगा इसीलिए। तो उस समय KS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू KCH3। तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा है, इस साइड वाला छोटा है, तो ES का वैल्यू किस में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम कंसिडर करते हैं टेफ पैरामीटर को, इसको हम A वाला मानते हैं। जो एसिड हाइड्रोलिसिस था उसको हम A पार्ट मानेंगे। अब बेस हाइड्रोलिसिस जिसको हम B से पे, A फॉर एसिड B फॉर बेस से हम अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो यहीं हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास फिर से मिथाइल एस्टेट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब हम बेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल और CH3 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा सीधे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, हमें पता है यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो क्या आएगा, इसका CH3 O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH ने अटैक किया और यहाँ पे OCH3 आएगा। अब जो ये वाला स्टेप है हमारा, हम यहीं पे इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा जो भी बनना है। अब आगे हम नहीं जाएंगे, हम इसी पे ही देखेंगे, हमारा मेन काम यहीं पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है।
अब यहाँ देखिए, आप बेंजोइक एसिड को थोड़ा सा दिमाग में लाइए। जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, कौन सा, जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे बेंजोइक एसिड की, तो वहाँ पे जब एक प्रोटॉन लॉस होता था, वहाँ पे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव वाला हमें स्पीशीज आता था, बेंजोइड एनाइन। इसी टाइप के यहाँ भी हो रहा है। जो ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो आपको एक टेट्राहेड्रल टाइप का इंटरमीडिएट बनता है जो ऑक्सीजन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सिमिलर टू बेंजोइक एसिड। तो अब यहाँ पे अब मैं CH3 को वेरी करता हूँ, CH3 की जगह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं रखता हूँ तो ये फर्दर इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जो कि हमने बेंजोइक एसिड वाले केस में देखा था। ठीक है ना, जिससे हमें सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव आया था। अगर इसकी जगह में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ CH3 की जगह पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अब इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगा। तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भरपूर रोल है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को, मिथाइल एस्टर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का तो रोल है, हम कहते हैं सिमिलर टू हेमेड इक्वेशन है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट का कोई रोल है। हम देखेंगे यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन रखता हूँ स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा CH3 की जगह पे मैं हाइड्रोजन रखता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन से अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन रखता हूँ, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इस पे इजीली क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमने छोटा सा हाइड्रोजन रख दिया। अब OH इजीली अप्रोच कर पाएगा एज कम्पेयर टू व्हेन मिथाइल वाज सब्स्टिट्यूटेड, मिथाइल वाज सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूट था। हाइड्रोजन वाले केस में इजीली अप्रोच करेंगे, तो इक्विलिब्रियम फिर से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब साइज ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ दिस अल्काइल इज लेस देन मिथाइल, है ना, हाइड्रोजन जैसे, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। अब इस CH3 की जगह में बल्कि सा एक ग्रुप लगाता हूँ, जैसे आइसोप्रोपाइल लगाता हूँ, ठीक है ना, CH3 टाइप का बड़ा सा। उससे अब OH का जो अप्रोच है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। जब इसको स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो अब इजीली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मीन्स जब हम बेस हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आ रहा है। आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी रोल प्ले कर रहा है काइनेटिक्स में, आपका स्टीरिक फैक्टर भी काइनेटिक्स पे इसका भी रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज़ में यहाँ पे हम स्टीरिक इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ KS डिवाइडेड बाय K मिथाइल इस इक्वल टू हमारे क्या है, आपका स्टीरिक फैक्टर भी है, S से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, दोनों E और S से, है ना। तो यहाँ पे दोनों आ रहा है, स्टीरिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आपका जो X है वो मोर बल्कि देन मिथाइल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका जो X है वो लेस बल्कियर देन मिथाइल होगा से हाइड्रोजन, तो रेट इंक्रीज होता था। दोनों फैक्टर, अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि बोथ द फैक्टर्स आर
प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ या बेस कैटालाइसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर हमें पोलैरिटी पैरामीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर चाहिए तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या थे, दोनों थे। एसिड हाइड्रोलिसिस में सिर्फ स्टीरिक फैक्टर्स थे। तो हम अगर बी को यानी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हम एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमें पोलैरिटी पैरामीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर ही रहेगा। तो सिग्मा स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिग्मा स्टार इज द पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ही इंफॉर्मेशन देते हैं, विच डिस्क्राइब्स फील्ड एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट्स या फील्ड इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को ये हमें कंसिडर कराते हैं। तो अब फिलहाल 1/248 को आप भूल जाइए। अब देखिए लॉग ऑफ के एस डिवाइड बाई के सी एच थ्री बेस, इस माइनस लॉग ऑफ ये क्या है, कौन सा, बेस में। अगर हम इसको यहाँ पे क्या था, बेस वाले में स्टीरिक फैक्टर भी प्ले कर रहा था इंपॉर्टेंट रोल और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यहाँ दोनों रोल प्ले कर रहा था। और लॉग ऑफ के सी एच थ्री ए एसिड में सिर्फ स्टीरिक फैक्टर ही आ रहे थे ना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ एस प्लस ई से, यानी स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर माइनस स्टीरिक फैक्टर, तो हमें कौन सा बचेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही बचेगा। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को हम यहाँ पे टेफ ने किस फॉर्म में यूज़ किया, सिग्मा स्टार के फॉर्म में यूज़ किया। ये समझ में आया होगा आपको कि ये माइनस क्यों किया, इन ऑर्डर टू गेट ओनली इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को या पोलैरिटी पैरामीटर को हमें ऑब्टेन करने के लिए हमने बेस हाइड्रोलिसिस से माइनस किया एसिड हाइड्रोलिसिस को, क्योंकि बेस हाइड्रोलिसिस में दोनों फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, स्टीरिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक, जबकि एसिड हाइड्रोलिसिस में सिर्फ किसका रोल था, सिर्फ स्टीरिक का। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो हमें सिर्फ किसका रोल मिलेगा, अब सिर्फ सिग्मा स्टार का, यानी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर का। यहाँ से एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें स्टीरिक पैरामीटर का आइडिया मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आप हमें मिल गया। अब देखेंगे 2.48 क्यों इसने डिवाइड किया, ये फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, बस एडजस्टमेंट फैक्टर है, कुछ नहीं है। टू मेक सिग्मा स्टार सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ हेमेट सिग्मा वैल्यू ऑफ हेमेट से थोड़ा इसको रिलेट करने के लिए आपने इन वैल्यूज़ को 1/248 से थोड़ा सा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों का सिग्मा बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे, तो एरोमेटिक कार्बन के साथ अटैच थे, फिर वहाँ पे हम वो देख रहे, यहाँ कोई एरोमेटिक कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट का थ्रू द एरोमेटिक रिंग हेमेट इक्वेशन में वहाँ पे हम उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे। यहाँ कोई बीच में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, डायरेक्ट आर को ही हम चेंज कर रहे हैं। तो उसको उन दोनों में सिग्मा का वैल्यू यानी इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट तो सेम नहीं होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एक फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/248 से, ताकि दोनों का जो वैल्यू है कंपेरेबल हो जाए, सिग्मा और सिग्मा स्टार का। इतना ही है इसका लॉजिक। तो अब यहाँ देखिए, अब टेफ ने जो टेफ का इक्वेशन है, टेफ इक्वेशन, अभी तक हम पैरामीटर की बात कर रहे थे, अब जो ये है अब टेफ का इक्वेशन है, टेफ इक्वेशन टेक्स अकाउंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए गिवन रिएक्शन, हाउ मच इट इज सेंसिटिव एज कंपेयर टू आपका मिथाइल एस्टेट। हमारा रेफरेंस क्या है, मिथाइल एस्टेट है, कितना सेंसिटिव है टू पोलर इफेक्ट, या अगर हम फील्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को, फील्ड इफेक्ट को आप चेंज करते हैं तो कितना सेंसिटिव होगा आपका रिएक्शन एज कंपेयर टू मिथाइल एस्टेट। या एक और पैरामीटर जो डेल्टा यूज किया, स्टीरिक इफेक्ट, है ना। स्टीरिक इफेक्ट होगा तो एज कंपेयर टू मिथाइल एस्टेट कितना ये कम या ज़्यादा होगा, या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एज कंपेयर टू मिथाइल एस्टेट इसमें कितना रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों पैरामीटर को साथ लेके हमें और एक इक्वेशन दिया जिसको हम कहते हैं टेफ्ट इक्वेशन, लॉग ऑफ के एस डिवाइडेड बाई के सी एच थ्री इज इक्वल टू रो स्टार इंटू सिग्मा स्टार। रो स्टार क्या है, आपको पोलर इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ये पैरामीटर है, कितना सेंसिटिव है आपका मिथाइल एस्टेट, आपका हाइड्रोलिसिस, आपका रिएक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टेट। सिग्मा स्टार है स्टीरिक
सॉरी सिग्मा स्टेट तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स था, पोलैरिटी पैरामीटर था। डेल्टा हमें देता है स्टीरिक इफेक्ट, हाउ मच द रिएक्शन सीरीज ऑफ रिएक्शन इज सेंसिटिव टू कौन सा, स्टीरिक इफेक्ट। तो यहाँ देखिए सिग्मा रो का स्टार का मतलब है सेंसिटिविटी फैक्टर फॉर द रिएक्शन टू पोलर इफेक्ट्स, और डेल्टा इज सेंसिटिविटी फैक्टर फॉर द रिएक्शन टू स्टीरिक इफेक्ट। सिंपली बस इतना है ना। अगर ये बहुत सेंसिटिव रो का वैल्यू चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये किस पे मेनली इफेक्ट कर रहा है, पोलर इफेक्ट पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे इसका ज़्यादा ही रोल है। अगर डेल्टा का वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रो का वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन जो है वो है मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स स्टीरिक इफेक्ट। बस आप इन शॉर्ट यहाँ इतना याद रखें। इसको समझने के लिए यहाँ से आप देखिए आर ग्रुप, यह आर को चेंज कर रहा है, और यहाँ ये ई एस क्या है, स्टीरिक फैक्टर है, सिग्मा स्टार क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज क्या है, मिथाइल से छोटा है। तो अगर हम स्टीरिक इफेक्ट को ही पहले डिस्कस करेंगे, स्टीरिक इफेक्ट हाइड्रोजन वाले केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये 1.24 आ गया, प्लस में आ गया, है ना, एज कम्पेयर टू मिथाइल, क्योंकि मिथाइल बाय डिफिनेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस रिएक्शन माना है। अब इथाइल लगाया, अब इथाइल क्या है, CH3 से मोल बल्कि है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखिए माइनस 0.07 आ गया। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या है, इथाइल से भी थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि है, और बल्कि हो जाएगा एज कम्पेयर टू CH3, रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर स्लो हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल तो सुपर बल्कि, बहुत बल्कि है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेंजा हम बेंजाइल की बात करते हैं, CH2 इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच है, तो ये जो बेंजाइल ग्रुप है वो इतना बल्कि नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको याद रखना है एज कम्पेयर टू आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बल्कि है एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो -0.38 आ रहा है। तो अगर हम फिनाइल रिंग एक बेंजीन रिंग रखते हैं तब भी ये बहुत क्लोज टू द आपका रिएक्शन साइड है। जैसे यहाँ पे आपका आर की जगह हमने क्या रखा, एक बड़ा सा बेंजीन रिंग रखा, और यहाँ पे आपको रिएक्शन करना है, तो ये थोड़ा और बल्कि हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर स्लो हो जाता है। देखो -2.5, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का देखिए 0.49 है ना, 0.49 आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू मिथाइल। क्यों हो रहा है, थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे अगर हम आर ही रखते हैं, आर C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स की, तो यहाँ सिंपल से मैं कंसेप्ट दूंगा। अगर यहाँ R की जगह CH3 होगा तो क्या है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये फर्दर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ ऑलरेडी हमारे इक्विलिब्रियम में यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन मिथाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। हमारा रेफरेंस जो है वो CH3 है, तो हाइड्रोजन में इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसका क्या आएगा, 0.49 आएगा। लेकिन मिथाइल का बाई डिफिनेशन 0 है। इथाइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कम्पेयर टू इथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो यहाँ और रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आइसोप्रोपाइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कम्पेयर टू, है ना, तो यहाँ और डिक्रीज हो रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल तो 3 मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ही नहीं करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब यहाँ CH2PH यानी बेंजाइल की अगर हम बात करते हैं, तो ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आएगा क्योंकि ये क्या करेगा,
आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके साथ रेजोनेंस में आके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस पैरामीटर का जो सिंबल है, मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव के साइड में आ रहा है। तो क्विकली इन पैरामीटर्स को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पोलर सेंसिटिविटी फैक्टर को हम रो स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो कितना सेंसिटिव है या कितना सबसे ससेप्टेबल है टू पोलर इफेक्ट। मीन्स आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, उनकी इंक्रीज करने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से आपका रिएक्शन कितना चेंज होता है, ठीक है ना। उसको हम उसको कोरिलेट हमें कौन सा फैक्टर करते हैं, रो स्टार करते हैं, ठीक है। अगर आप हम इस टैफ्ट इक्वेशन को देखते हैं, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक का रोल ही है, जो आपका पोलर इफेक्ट सी वही प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, आपका ये स्टीरिक का फैक्टर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा ना। तो आपका लॉग ऑफ के एस डिवाइड बाई के सी एच थ्री रो स्टार इंटू सिग्मा स्टार हो जाएगा, यानी हेमेड इक्वेशन की तरह ही ये आप बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो आपका रिड्यूस होकर ये, यानी जिस तरह से आपका हेमेड इक्वेशन था, ये हेमेड की इक्वेशन की तरह बन जाएगा के सी एच थ्री। तो उस समय हमने क्या देखा था कि रो का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, यानी पॉजिटिव होता है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो वहाँ पे दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। अगर रो का वैल्यू 0 हो तो रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का कोई असर नहीं होगा। रो का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, कम है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो एक सिंपल सा ये कंसेप्ट था। अगर हम बात करते हैं स्टीरिक सेंसिटिविटी फैक्टर डेल्टा की, तो अगर हम फिर से अगर आप टेफ इक्वेशन को देखेंगे, अब हम इस वाले साइड को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना। यहाँ पे पोलर इफेक्ट का कोई यहाँ पे असर नहीं था, तो लॉ ऑफ के सी एच डी इक्वल टू डेल्टा एस सी। डेल्टा हमें ये पैरामीटर देता है कि हाउ मच सेंसिटिव इज योर रिएक्शन टू स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंपल सा एक ऐसे भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका लॉग कोई एक्सिस पे रखते हैं, आपका यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर है, से फॉर एग्जाम्पल स्टीरिक फैक्टर से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इससे इंक्रीज हो रहा है, एक पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, यानी इसका मतलब के एस का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज बढ़ाने से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे के एस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं, यानी यहाँ से आपका बल्कि साइज स्टीरिक इफेक्ट बढ़ रहा है और यहाँ से आपको के एस का वैल्यू भी बढ़ रहा है। मीन्स इफ डेल्टा इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्टीरिक बल्क इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड स्टीरिक इफेक्ट आर लेस इन द ट्रांजिशन स्टेट में आपका स्टीरिक इफेक्ट कम हो रहा है, तभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी जगह पे हम उल्टा सोचते हैं, इसका ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल जितना आप स्टीरिक इफेक्ट को कम करता जाते हैं, केस का वैल्यू इतना ही हाई होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होता है। तो लेकिन स्लोप का वैल्यू उस समय क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है इंक्रीजिंग स्टीरिक बल्क डिक्रीज इज द रिएक्शन रेट, है ना। उस समय डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि जो टेफ इक्वेशन है जस्ट एक एक्सटेंशन ऑफ आपका हेमेड इक्वेशन है, जहाँ पे हेमेड ने स्टीरिक फैक्टर को टोटली इग्नोर किया था। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके टेफ ने क्या किया, बहुत स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को कंसिडर किया किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है होगा। थैंक यू वेरी मच।